Hello students. So we have already done 5 chapters of your contemporary world politics, and in the same series we are going to begin with chapter number 6, and your 6th chapter is United Nations. So uh, you have done about the US hegemony, you have done about the destruction of USSR, and in the last lecture you have done about contemporary South Asia. But above all of them, there is one organization which is known as United Nations. So in this chapter, we shall discuss the role of international organizations after the collapse of Soviet Union. We shall examine how in this emerging world there are calls for restructuring of international organization to cope with the various new challenges including the rise of US power. आपने चैप्टर 3 में पढ़ा ही था कि यूएस पावर जो है इट इज़ राइजिंग, वर्ल्ड बिकम अ यूनिपोलर वर्ल्ड. तो हमको ये देखना है कि इस यूनिपोलर वर्ल्ड में, इस एक ध्रुवीय विश्व में जो यूएन है उसका क्या रोल प्ले है. The potential reform of United Nations Security Council is an interesting case of reform process, and you also know it कि maximum लोग क्या चाहते हैं कि Security Council to be enlarged. And then we have to see how India's involvement in the UN and its view of Security Council reforms. The chapter will close by if the UN can play any role in dealing with a world dominated by one superpower. In this chapter, we also look at some other international organizations and their role and the situation in which they are working. तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि हम लोग इस बुक के 5 पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. विश्व जो है वो एक ध्रुवीय विश्व बन चुका है. इस एक ध्रुवीय विश्व में हमने जो अगला चैप्टर किया, चैप्टर 4, इसमें आपने किया कि वी हैड सम ऑर्गेनाइजेशंस जो इस यूनिपोलर वर्ल्ड को चैलेंज करती थी, और वो हमने किया आसियान, आपने किया यूरोपियन यूनियन, और आपने देखे सार्क. चैप्टर 5 में आपने देखा साउथ एशियन रीजन किस तरह से आगे बढ़ रहा है. और अब हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला जो चैप्टर है वो है यूनाइटेड नेशंस यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस? व्हाट इज देयर नीड? ज़रूरत क्या है भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की? सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक. You know that UN is generally regarded as the most important international organization in today's world. In the eyes of many people all over the world, it is indispensable and represents the great hope of humanity for peace and progress. Why do we need the organization like UN? It is our topic. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यूएन को सभी एक सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानते हैं और इससे उम्मीद करते हैं कि ये क्या लाएगी? इट विल ब्रिंग पीस एंड होप ऑफ प्रोग्रेस. यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू द हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम द हेल. इट वॉज द ओपिनियन व्हेन यूएन वॉज बीन मेड. क्या शुरुआत हुई थी कि यूनाइटेड नेशन पृथ्वी को स्वर्ग नहीं बना देगा, लेकिन हाँ ये बात सच है, ये इसे नर्क बनने से भी बचाएगा. बिकॉज यू नो दैट जो दोनों वर्ल्ड वॉर थी वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन में हो गई थी, बहुत ही कम टाइम के दौरान हुई थी, और इसमें जो नुकसान थे वो अनगिनत हुए थे. देयर आर अ लॉट ऑफ स्पीचेस एंड मीटिंग्स at the UN, especially during the annual session of General Assembly. But as Churchill put it, Churchill was the Prime Minister of UK. He said, jaw
is better than war. It is better to have one place where all the countries in the world can get together, bore each other, sometimes with their words, rather than bore hole into each other on the battlefield. तो मैंने आपको एक कोट सुनाई. कोट है चर्चिल की. चर्चिल ने कहा जॉ इज बेटर देन वॉर, यानी मुंह की लड़ाई वास्तविक लड़ाई से बेटर है. तो उन्होंने क्या चाहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर दुनिया के ज़्यादातर देश इकट्ठे बैठे, अपने आपस में बात करें, एंड चाहे उस बातचीत में वो बोर करें, एक दूसरे को बोर करें, लेकिन ये बेटर है कि बोर होल इनटू ईच अदर इन द बैटलफील्ड. आप समझते हैं ना कि बैटलफील्ड में जो गोलियां निकलती हैं उससे भी तो होल होते हैं. तो बेटर है कि एक क्या जगह होनी चाहिए जहाँ पर लोग बैठें एंड दे कैन डिस्कस देयर इश्यूज. इट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय शशि थरूर. ही वॉज द फॉर्मर UN जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ Communications and the Public Information. So these two quotes suggest something important. International organizations are not the answer to everything. International organizations help with the matter of war and peace. They also help the countries cooperate to make better living conditions for us all. You know that countries have conflicts and differences with each other. ज़्यादातर देशों के बीच में विवाद होते हैं. That doesn't necessarily mean that they must go to war to deal with their problems. और आप ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि देशों के बीच जितने भी विवाद होते हैं उन सब विवादों का निपटारा सिर्फ वॉर, लड़ाई झगड़ा नहीं होता. They can instead discuss the continuous issues and find peaceful solution. Indeed, even though this is rarely noticed, most conflicts and differences are resolved without going to the war. तो यह बात इतनी ही सच है कि ज़्यादातर देश के जो बीच के जो विवाद होते हैं उन्हें बातचीत के माध्यम से समझाया जा सकता है बजाय कि वॉर करने के. स्टूडेंट्स, आप सबने देखा होगा, आपने कि सड़कों पर बहुत बार लड़ाइयाँ होती हैं, रोड रेज होती हैं, ठीक है. इन सब में भी अगर हम पुलिस को भी कॉल करते हैं, दोनों पक्ष लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर पुलिस को कॉल करते हैं, तो उसके बाद भी हमें क्या करना पड़ता है? समझौता या फिर कोर्ट केस. और कोर्ट केस में भी क्या होता है? समझौता. एक पक्ष को दूसरे पक्ष की भरपाई करनी पड़ती है, कुछ ले दे के हिसाब पूरा करना पड़ता है. तो इन द सेम वे जब हम छोटे इश्यूज में भी हमें एक समझौते की आवश्यकता पड़ती है, तो फाइनली जो बड़े इश्यूज हैं, जो देशों के बीच के इश्यूज हैं, उनको भी मोस्ट ऑफ द टाइम बिना युद्ध के सुलझाया जा सकता है. An international organization is not a super state with authority over its members. It is created by and respond to the states. तो जैसा कि मैंने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वोच्च नहीं है, उसकी कोई अथॉरिटी भी नहीं है स्टेट्स के ऊपर. ये खुद राज्यों ने बनाई है अपनी कन्वीनियंस के लिए. इट केम इनटू बीइंग व्हेन स्टेट्स एग्रीड टू इट्स क्रिएशन. वंस क्रिएटेड, इट कैन हेल्प द मेंबर स्टेट्स resolve their problems peacefully. Except that, international organizations are helpful in another way, because nation can usually see that there are something they must do together. There are issues that are so challenging that they can only be dealt with when everyone works together. आज तो आप जिस माहौल में हैं आप सब देख ही रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें सभी देशों को एक दूसरे को कोऑपरेट करके काम करना पड़ता है. डिजीज इज एन एग्जाम्पल. आपके सामने ही है, कोरोना फैला हुआ है.
मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर हेल्पिंग ईच अदर, सभी उसकी वैक्सीन ढूंढ रहे हैं. सम डिजीज कैन ओनली बी eradicated if everyone in the world cooperate in calculating or vaccinating their population. Or unfortunately, recognizing the need for cooperation and actually cooperating are two different things. You can take another issue like global warming. As atmospheric temperature rise because of the spread of certain chemicals called chlorofluorocarbons, there is a danger that sea level will also rise, thereby submerging many coastal areas of the world, including huge cities. Of course, each country can try to find its own solution to reduce the effects of global warming. But in the end, a more effective approach is to stop the warming itself. This requires at least all the major industrial power to cooperate. तो मैंने अभी आपको 2 एग्जाम्पल दिए, चाहे डिजीजेज हैं चाहे ग्लोबल वार्मिंग है. इन सब में सभी देशों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है और ये सभी देशों का सहयोग तभी पॉसिबल है कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें सब मेंबर्स हों और जिसकी बातों को सभी मानते हों. So an international organization can help produce information and ideas about how to cooperate. It can provide mechanism, rule, and a bureaucracy to help the members have more confidence that the cost will be shared properly. You all know it very well. For all the developmental issues, some money to be paid, some money to be utilized, and this is the responsibility of United Nations that cost of all such program will be shared equally and the benefits will be fairly divided. And that once a member join an agreement, it will honor the terms and the conditions of the agreement. With the end of Cold War, we see that UN may have a slightly different role because the United States and its allies emerge as victorious. There was a concern among many governments and the people that Western countries led by US would be so powerful that there would be no check against their wishes and desires. Can the UN serve to promote the dialogue and discussion with the US in particular, and could it limit the power of American government? We shall try to answer the question at the end of the chapter. Our next topic is evolution of UN. यानी किस तरह से UN बनी, how it was being made. The First World War encouraged the world to invest in an international organization to deal with the conflicts. आप सबको पता है जो प्रथम विश्व युद्ध था उसे प्रथम विश्व युद्ध ही इसलिए कहते हैं कि इस विश्व युद्ध में भयानक हानि हुई थी. इस विश्व युद्ध में अनेक हथियार इस्तेमाल किए गए थे और जनसंहार हुआ था. तो इसी विश्व युद्ध के बाद कोशिश की गई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की कि जो आने वाले समय में युद्धों को रोक सके. Many believe that such an organization would help the world to avoid war. As a result, League of Nations was born. तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्धों को रोकने के लिए जिस संस्था की स्थापना की गई उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस. However, despite its initial success, it couldn't prevent the Second World War. शुरुआत में लीग ऑफ नेशन ने ठीक काम किया, लेकिन यह दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाई जो 1939 से लेकर 1945 तक चला.
Many more people died and were wounded in this war than ever before. So, UN was founded as a successor to League of Nations. यूनाइटेड नेशन जो थी, ऐसा माना जाता है कि वो लीग ऑफ नेशंस का ही कुछ सुधरा हुआ रूप था. It was established in 1945, immediately after the end of Second World War. The organization was set up through the signing of United Nations Charter by 51 states. तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जीते हुए देशों ने एक कोशिश की कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो आने वाले समय में युद्धों को रोक सके. तो सबसे पहले 51 देशों ने इसके चार्टर पर साइन किए. It tried to achieve what the League couldn't between the two world war. The UN's objective is to prevent international conflict and to facilitate the cooperation among the states. जैसा कि मैंने पिछली टॉपिक में भी कहा, इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारा करना है और देशों को बराबरी में लाकर खड़ा करना है ताकि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहें. It was founded with the hope that it would act to stop the conflict between the states, accelerating into the war, and if war broke out, to limit the extent of hostilities. तो मुख्य उद्देश्य यही था कि पहली बात तो यह युद्धों को रोके, कुछ भी करके समझौते करवाए, बातचीत करवाए, युद्धों को रोके. लेकिन अगर युद्ध हो भी जाता है तो जो हॉस्टिलिटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाए, यानी जो नुकसान है उसको कम से कम स्थिति पर लाया जाए. दिस इज रियली ट्रू दैट conflict often arose from the lack of social and economic development. ये आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो विवाद होते हैं वो आर्थिक और सामाजिक विकास ना होने की वजह से होते हैं. The UN was instead to bring the countries together to improve the prospects of social and economic development all over the world. तो UN ना सिर्फ युद्ध रोकने का काम कर रही है बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी काम कर रही है. By 2006, UN had 192 member states. These included almost all independent states in UN General Assembly. All members have one vote with each. In UN Security Council, there are 5 permanent members. These are United States, Russia, United Kingdom, France, and China. These states were selected as permanent members as they were the most powerful immediately after the Second World War. तो UN में उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है जिसे आप UN की सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद कहते हैं. इस सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना. इन्हें स्थायी सदस्यता इसलिए मिली क्योंकि जिस समय UN बना था यही 5 देश काफ़ी शक्तिशाली थे. The UN's most visible public figure and the representative head is the Secretary General. UN की जो सारी कार्यवाही होती है वो UN के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा की जाती है. Presently, Antonio Guterres is the Secretary General of UN. तो UN का जो सेक्रेटरी जनरल होता है
वो यूएन की सारी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाता है. नाउ वी हैव टू सी द अनदर टॉपिक दैट इज द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस. एजेंसीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो होती हैं जो यूएन के प्रोग्रेस के कामों में मदद करती हैं. द यूएन कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज. War and peace and difference between the member state are discussed in the General Assembly as well as the Security Council. Social and economic issues are dealt with many agencies including World Health Organization, the United Nations Developmental Programme, which is known as UNDP, the United Nations Human Rights Commission, which is known as UNHRC, the United Nations High Commission for Refugees, which is known as UNHCR, the United Nations Children's Fund, which is known as UNICEF, and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which is known as UNESCO. तो ये सब यूएन की एजेंसीज हैं. जैसे कि आप देखते ही हैं, हमारी कंट्री में आप देखते हैं पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं. हमारी कंट्री में आप देखते हैं आंगनवाड़ी सेंटर खोले जाते हैं. सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर इन डिफरेंट कंट्रीज. ये सब कुछ यूएन के माध्यम से ही होता है. यूएन हैव some main organs which are known as the principal organs of UN. The first is General Assembly. It represents of all its member states, each with one vote. Major discussion requires upon all the issues by this assembly group. Otherwise, a simple majority discussion is not being done on UN matters. The most important organ is Security Council. It has 15 members, 5 permanent with have the veto powers, and 10 elected members by the General Assembly for 2-year terms. Discussion binding on all the UN members. Next is International Court of Justice. 15 judges elected for 9 years by the absolute majority in both the General Assembly and the Security Council based at The Hague. Next is Secretariat. Secretariat is known as a most important organ. It is the international staff serving the other principal organs, headed by the Secretary General, who is appointed by the General Assembly on the recommendation of Security Council for a 5-year term. The another organ of UN is Economic and the Social Council. Its member states are elected by General Assembly for 3-year terms. 54 seats based on the geographical representation. Except that there was another organ of UN which was known as Trusteeship Council. But this Trusteeship Council is being suspended on 1st November 1994. So this is all about the organs of United Nations. So in today's class, we have done that why do we need international organizations? इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? Secondly, we have done
that how UN was being made. Thirdly, we have done the agencies of United Nations, and our fourth topic was the various organs of UN. तो जितना आज आपको मैंने UN के बारे में बताया है, इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसके अलावा भी बुक से, PDF से, नेट से, कहीं से भी UN के बारे में और इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर लीजिएगा. एक छोटा सा असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको करना है. थैंक यू वेरी मच.